नमस्कार। स्वागत है आपका द बिहारी पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में। आज जो हमारे मेहमान हैं वो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं। वो जेपी छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और साथ ही साथ वो पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेता रहे हैं। फ़िलहाल वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। इनका नाम है शौकत अली। स्वागत है सर आपके शो में, हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया आज अपने स्टूडियो में। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। सर, पहला सवाल है, आप इतने लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं, बहुत कुछ देखे हैं, देश के हालात देखे हैं। सर, आज जो देश के हालात हैं उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, असल चीज़ तो यह है कि देश के हालात सिर्फ हमारे भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर देश के हालात बहुत अच्छे नहीं। तो इन कंक्लूजन ऑफ दैट अगर देखा जाए तो उस लिहाज से हमारे यहाँ फिर भी बहुत अच्छे हालात जो दूसरे मुल्कों में हो रहे हैं उससे कहीं बेहतर। इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि हम अगर सिर्फ भारतवर्ष के इस से सिर्फ तुलना करेंगे तो फिर वो आपको तकलीफ होगी या मायूसी समझ में आती है। लेकिन जब आप पूरे दुनिया में नजर रखेंगे दूसरे मुल्कों पर और देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारतवर्ष सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ के वो वजह से तो यहाँ का मौसम और यहाँ की पढ़ाई लिखाई और यहाँ की सभ्यता और तमाम चीज़ ऐसी है जिससे इंसान को बहुत राहत मिलती है और खुशी होती है। अभी भी यहाँ हम समझते हैं कि चतुर्भुज आदमी भी बड़े आराम से जी लेता है। एक मिडिल क्लास का आदमी भी जो है वो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छे से रह लेता है। बाहर में अगर आप जाएंगे तो सारा काम खुद करना पड़ेगा, खाना बनाने से लेकर के सब्जी उठाने से लेकर के कोई आपको नहीं मिलेगा। या तो बहुत पैसे वाले लोग होंगे वही इसको अफोर्ड कर पाएंगे, आम आदमी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। एक मिडिल क्लास आदमी भी अपना कुछ सामान लाने जाता है, बाजार में रख लेता है, रिक्शा वाले को 2 रुपये ज़्यादा दे देता है, बिठा के अपने तक पहुँचा देता है। काम करने के मामले में टेक्नोलॉजी में देख लीजिए और बहुत सी चीज़ों में अगर आप उसको कंपेरिजन करेंगे तो ऐसा नहीं है। खाली चमकती हुई चीज़ों को देख लेने से कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड आ गया है या हर वो चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होता है। हमारा मुल्क चूँकि रिलीजियस मुल्क रहा है, यहाँ हमेशा ऋषि मुनि लोग रहे हैं और सभी धर्म के लोग रहे हैं, इसलिए शुरू से समाज बना है, जो दिमाग बना है वो उसी पैटर्न पर बना है और उस पैटर्न पर बनने की वजह कर आज हमारा देश जो है वो बहुत मजबूती के साथ टिकाऊ पर खड़ा हुआ है। और ये ठीक है, कुछ ऐसे हालात आते रहते हैं तो ये आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन इसकी जो बहुत मजबूत और हम समझते हैं कि बहुत अच्छा जो है वो हमारा मुल्क होगा और लोग उसको आगे बढ़ाएं। सर, आप जो तुलना कर रहे थे भारत का कि काफ़ी देशों से भारत की स्थिति अच्छी है, तो अक्सर क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग भारत की तुलना पाकिस्तान से या फिर कोई अंडर डेवलप मुल्क से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से करके खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री बोलते हैं कि नहीं, भारत का जो तुलना है आप हमसे अपने से बेहतर से तुलना करना चाहिए। अमेरिका से तुलना कीजिए, कनाडा से तुलना कीजिए, यूके से तुलना कीजिए। अगर उन लोग का हम इतिहास देखते हैं, उन लोग का हम लोग अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो पाते हैं कि अभी भारत जो है चीन से देखते हैं तो काफ़ी मामले में पीछे हैं उन देशों से। तो क्या आप नहीं मानते हैं कि भारत को उनके तरह बनना चाहिए? भारत एक समय सोने की चिड़िया कही जाती थी, आज भारत उतना आगे उन देशों के जितना आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हमारा स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या हमारे बस सभ्यता और कल्चर को ही लेके हम खुश रहें या फिर हम उनके तरह आगे बढ़ने के लिए मेहनत करें? देखिए, जहाँ तक हम सब समझते हैं कि भारत के अंदर पोटेंशियलिटी की कमी नहीं है। जो सोच और फिक्र है वो तो हिस्से में बट गया है, एक तो धार्मिक और दूसरा पॉलिटिकल, और ये दोनों अलग हो जाने की वजह कर हम लोग जो है आपस में बढ़ते चले गए तो हमारी ताकतें कम होती चली जाए। वो किसी भी मामले में जो प्रोडक्शन हुआ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो उसमें कमी महसूस होने लगे। नहीं तो हमारा वक्त तो दूसरे तमाम मुल्कों से बहुत हो जाए। यहाँ जितना फर्टिलाइजेशन का काम है, आप देखेंगे हर चीज़ पैदा कर सकते हैं,
यहाँ इंडस्ट्री से करें। आज मान लीजिए एक मिसाल मैं देता हूँ कि अगर मिडिल ईस्ट में है, उनके यहाँ भी बहुत गुर्बत थी और बहुत गरीब थे और बहुत डेवलपमेंट नहीं था उनके यहाँ, ये सारा टेक्नोलॉजी नहीं आया था। तो उनके यहाँ पेट्रोल निकला तो उसको पेट्रोल डॉलर में तब्दील कर दिया, पैसा आने लगा। इंडिया में हमको चाहिए था, जितने भी पॉलिटिशियन थे या जो हुकूमत कर रहे थे, उनको चाहिए था कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बहुत बड़ी चीज़, एक एक ज़मीन से बहुत सारी पैदावार की जा सकती है। अगर वो पूरे ज़मीन जो हिंदुस्तान में थे, जो बेचारे इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, वो उतना तो जोत भी नहीं पाते और न उससे हासिल कर पाते। अगर सरकार उसको ले करके जिस तरह पटाईदारी सिस्टम था उसे कोई एक सिस्टम बना करके इसको भी जो है वो एग्रीकल्चर डॉलर में बना दिए होते, तो हम समझते हैं कि पूरे दुनिया में ये सारा चीज़ जो है सप्लाई करते और यहाँ जो एग्रीकल्चर डॉलर गिरता जैसे उनके यहाँ पेट्रोल डॉलर गिर रहा है, और हम उन सारे देशों से आगे निकल जाते और हमारे यहाँ के गरीब से गरीब लोग जो है फ्री खाना खाते। वो कितना ना उस ज़मीन से उपजाऊ ज़मीन पैदावार वो पैदावार समझिए पूरी ज़मीन में हो नहीं रही है, और जो बोरे जैसे काट होती है दूसरी नहीं होती है। तो गवर्नमेंट अगर वो सारा स्कीम लाती, उसको बनाना चाहती कि हमको एग्रीकल्चर जो है वो ऐसे डेवलप करें जिससे एग्रीकल्चर डॉलर आ सके, पूरी दुनिया में सप्लाई हुआ है, सबसे चीप बेस्ट बंदे करता, तो वो इंडिया करता। आज भी जो है बहुत सी चीज़ें जब जाती हैं इंडिया से बाहर तो लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। और जो अर्थशास्त्री लोग हैं उनके लिए सर ने एक नया टर्मिनोलॉजी दिया है, एग्रो डॉलर, जो पेट्रो डॉलर से आया है, एग्रो डॉलर। बहुत है सर। अगला सवाल सर कि देखा जा रहा है सर कि आज देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक चीज़ पे लगातार चोट पहुंचाई जा रही है, वो चीज़ है सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म वर्ड को कैसे देखते हैं? क्या ये वर्ड विदेशी वर्ड है, क्या हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ वर्ड है? इसको कैसे देखते हैं आप सर? देखिए, सेकुलरिज्म तो एक्चुअली तो पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो यहाँ चूंकि जी सर। और सबकी अलग अलग सोचने का नज़रिया भी है, तो उसको स्थापनों जो है बैठ करके उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ लैंग्वेज का भी एक प्रॉब्लम है, साउथ का जी बिल्कुल सर। कल्चर, उसका बोलचाल, उसकी लैंग्वेज और उसका जो है वो क्या कहते हैं धार्मिक जो फूड बूड है जी या वर्शिप करने का है तरीका, वो सब अलग अलग है। तो इसको हम कोई एक बिंदु पर ला कर करके अब कानून बना करके हम नहीं कर सकते। तो उस वक्त जो भी थे वहाँ, अब इस तरह आज़ाद हो, पटेल हो या आपके क्या कहते हैं दादी जी, आपके जो है वो क्या लीजिए अम्बेडकर जी, ये जो बहुत सारे लोग थे वहाँ उस ज़माने में, वो लोगों ने बहुत गौर किया ये भाई इसको किसी अब एक बाग है और बाग में तरह तरह के फूल हैं, अब हम चाहें कि सारे फूल को ख़त्म करके और सिर्फ एक गुलाबी का फूल रहने दें और वही अच्छा लगेगा, तो चमन जो है वो ख़राब हो जाएगा, फिर चमन सन्नाटा हो जाएगा और उसके अंदर तरह तरह की चीज़। उसी तरह हमारा देश जो था वो हर चीज़ों से अलग था, कल्चर के हिसाब से भी, जुबान के हिसाब से भी, आपके जो है ढंग के फॉलो करने के हिसाब से भी सब अलग अलग थे। तो उन लोगों ने सोचा कि इसको एक बुद्धि में कैसे वो है, एक ऐसा धारा में कि जिससे सारे लोग यूनाइट हैं। तो उसके लिए उसको सोच करके सेकुलरिज्म का कंसेप्ट लाया, और सेकुलरिज्म इसी बात के लिए बनी कि भाई हम सब लोग एक दूसरे के लिए सेकुलर रहेंगे। ठीक है, अपना धर्म राइट टू स्पीक है, राइट टू वर्शिप है, लेकिन अब ये नहीं है कि हम वर्शिप करें दूसरों को बुरा वाला कहें। नहीं, आज़ादी है, कोई अगर धर्म को मान रहा है तो भी आज़ादी, जो बिल्कुल नास्तिक है वो भी आज़ादी, जो चाहे अपने ख्याल का इजहार कर सकता है उसकी भी आज़ादी है। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो बनाया उसके हिसाब से सेकुलर बनाया, और जो हमारे यहाँ कानून के अंदर भी सेकुलरिज्म को है इम्पोर्टेंस दिया कि सेकुलरिज्म के बलबूते पर हमारा देश मजबूत हो सकता है। उससे हम लोग अलग होकर के रख करेंगे तो देश हमारा कमज़ोर हो जाएगा और इससे कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोग का कहना है सर कि सेकुलरिज्म जो वर्ड है एग्जैक्टली वो ऐड किया गया संविधान में, संविधान बनने के करीबन 26 साल बाद 1976 में, तो ये बाद में ऐड किया गया है, इसलिए सेकुलरिज्म हमारे संविधान में नहीं था, ऐसा भी लोग का मानना है।
या फिर ये भी कहा जाता है कि ये वर्ड है, ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ वर्ड है, एक वेस्टर्न वर्ड है। भारतीय संस्कृति में ऑलरेडी सब एक दूसरे का इज्जत करते थे, एक दूसरे के धर्म का इज्जत करते थे, तो इसलिए ऐसा कोई वर्ड लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी संस्कृति खुद ही सेकुलर है। जैसे कि मैं देख रहा था अटल बिहारी वाजपेयी का इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा कि जो हिंदू समाज है वो स्वतः सेकुलर समाज है, उसको किसी प्रकार का वर्ड से उसको सेकुलर बनाना वो सही नहीं है। उनका नेचर खुद ही ऐसा है जो दूसरे के धर्म को इज्जत करते हैं, ऐसा अटल जी का कहना था जो जावेद अख्तर उनका इंटरव्यू ले रहे थे। तो इस पर सर आपका क्या बयान है? बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई एक नाम तो देना होगा ना। नाम देना होगा तो गाइस उस नाम पॉपुलर हो गया सेकुलर। मतलब जहाँ उसके विचार समझ से मिलते जुलते हुए हैं, दूसरे धर्म का रियाज कर रहे हैं, दूसरे आदमी का ख्याल कर रहे हैं, जो मतलब एक कल्चर में मैं बताता हूँ मुझे धर्म सिखलाता, धर्म तो समझ के लिए इज्जत सिखलाता है। समझ वो कहता है कि एक दूसरे को प्यार से देखिए, एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे से जुड़िए, एहतराम कीजिए, है ना, उसमें रिस्पेक्ट दीजिए। तो उससे अगर ये होता है तो उसी को हम लोग सेकुलर करते हैं ना, और क्या करते हैं। अगर मान लिया कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं और कहे कि साहब नहीं रहा, सिर्फ इस्लाम ही यहाँ ये रहेगा, तो फिर दूसरे लोगों पे वो मुश्किल होगा। या हिंदू धर्म है तो हम कहेंगे नहीं साहब हिंदुइज्म चलेगा, यहाँ बाकी कोई चीज़ नहीं चलेगा। कोई कहेगा जैनिज्म नहीं चलेगा, बुद्धिज्म नहीं चलेगा, या साउथ से जो कल्चर है धर्म का वो नहीं चलेगा। तो अब उसके अंदर सिवाय इसके डिवाइड जगह लोगों में होगा, वो कमजोर होगा, मिल जाएंगे कमजोर हो जाएंगे। तो इसीलिए उन लोगों ने उसका नाम जो भी रखा, तो एक नाम तो देना ही था। तो चाहे वो कहीं से भी लाया हो, लेकिन उसको सेकुलर इसी बुनियाद पर कहते हैं। चाहे जिस तरीके से भी उसकी सोच यहीं से पैदा हुई है कि भाई हमें सेकुलर होना चाहिए, तभी हमारा देश मजबूत होगा, तभी हम देश को आगे बढ़ा सकेंगे। और नहीं तो आपस में टूट फूट होगी तो हमारा देश कमजोर होगा। तो पहले तो मेरा गोल है कि देश मजबूत, तो जब देश मजबूत होगा तभी ना हम लोग सब मजबूत होंगे। और जैसे ही नहीं मजबूत होगा तो इसमें कैसे होगा जब तक हम सेकुलर नहीं होंगे। सेकुलर की ये मतलब नहीं है कि आप अपने धर्म को छोड़िए, सेकुलर का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप अपने धर्म को छोड़। धर्म तो आपको सिखाता है, एक तरह का सोशल कंट्रोल है। समाज में कोई आदमी जो पैदा होता है तो उसको जो है माँ बाप सिखलाते हैं, मानने वाले सिखलाते हैं, सब कर्पूर है। और उसके बाद बड़ा जो सोशल कर्पूर है वो उसमें रिलीजन है। रिलीजन जो है उसको सिखाता है कि देखो यदि करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी का माल जो है हार्म नहीं कर लेना है, कहीं पर ये गलत नहीं करना है। मतलब ये कहने का है कि आप अपने अंदर जो है अच्छाई पैदा करो, बुराई को छोड़ो। वो धर्म सिखलाता है। धर्म से डर के भी लोग जो है वो कम से कम असली हो जाते थे। उसके बाद हो गया कि साहब जुडिशियल आ गया, उससे डर के जुडिशियल में भी है कि आप गलत काम तो हो गए तो करो, सोचल करो। जी बिल्कुल सर। सोशल कंट्रोल में भी क्या हुआ कि अब लोग उससे आज़ाद न लगे। अब जब आज़ाद होने लगे धर्म के तौर पर भी, आप देखिए कोर्ट के अंदर भी आज़ाद हो गए कि अब कोई डरता ही नहीं है कोई क्राइम करने से। तो ये बाइंडिंग हट जाएगी, समाज का तबका जो है टूटता जाएगा, समाज टूट जाएगा। जब समाज टूट जाएगा तो आप समझ लीजिए कि वो स्टेट भी टूट जाएगा, स्टेट टूटेगा तुम्हारा कंट्री टूट जाएगा। ये सब को बाधे हुए कौन है? ये सब वही बाधे हुए हैं जो जैन सेकुलर जहन के लोग हैं। अगर सेकुलर जहन के नहीं रहेंगे तो वो जो है हमारे कमजोर हो जाए। क्योंकि धर्म तो अपना है, उससे कोई किसी को बाधा नहीं है। धर्म तो सिखाता है कि आपको हर धर्म की इज्जत कीजिए, हर बड़े आदमी की इज्जत कीजिए, आप छोटे का एहतराम कीजिए, है ना, बूढ़ों का, छोटों का, बड़ों का, किसी का मान नहीं मांगे, कोई चोरी ना कर लीजिए, कहीं डकैती नहीं कर लीजिए। ये सब तो समाज के अंदर लोग बताते हैं, और धर्म उससे बड़ा बाइक नहीं करता है कि अरे ये काम करोगे तो नफ में चले जाओगे। समझा, उससे उठता था, डरता था। लेकिन आज जब डर को हटा दिया आपने तो आपको जुडिशरी के भी डर चला गया। जी बिल्कुल सर। अब एक आदमी के अंदर तो ये पावर है ही है कि वो चाहे तो पहाड़ को चीन कर रख दे। इंसान तो सबसे बड़ा, इंसान को जो है वो सबसे पावरफुल बनाया है जिसने इस दुनिया को बनाया है। लेकिन उसके अंदर ये खूबी भी है, उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। अब अच्छाई की तरफ बढ़ेगा तो अच्छी चीज़ करेगा, और अगर बुराई की तरफ बढ़ेगा तो किसी को जान से मार देगा, किसी को भी नुकसान पहुंचा देगा। तो उसको कौन कंट्रोल करता है? यही सब चीज़ें जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करती हैं, जिसमें धर्म भी है, आपको जुडिशरी भी है, समाज भी है, आपको जो है फैमिली भी है, माँ बाप भी है। ये सारे लोग एक तरह का सोशल कंट्रोल है हमारे, और उस कंट्रोल को अगर हम तोड़ देते हैं तो उससे हमारा नुकसान होता है। और लोग इसके आजकल के ज़माने में लोग उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जो कानून को तोड़ दे रहे हैं। जी बिल्कुल सर, वो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग आ जाता है। हाँ,
अकलमंद है। देखिए, इसने अपना एक लॉजिक निकाल लिया। पहले पुराने ज़माने के लोग इसको नहीं करते, हटा पुराना पहले रखते थे, लेकिन झूठी गवाही नहीं देते। वो कराता था कि साहब ये आदमी सच बोलता है, चाहे वो किसी धर्म के थे। लेकिन आज क्या है, ऐसा आपको गवाही भी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जो है एक आदमी की जान चली जाती है। बिल्कुल सर। बहुत बड़ा नुकसान। तो सर ये इल्ज़ाम लगता है कि भारत के मुसलमान भारत में सेकुलरिज्म का बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन जब अफ़गानिस्तान में शरिया लागू होता है तो कुछ यहाँ के मुसलमान जो रहते हैं वो समर्थन करते हैं कि नहीं नहीं शरिया वहाँ के लिए ठीक है। तो सर आपका क्या ओपिनियन है कि हर मुल्क सेकुलर होना चाहिए या फिर कहीं पे शरिया लागू होता है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, आपका क्या नज़रिया है इसके ऊपर? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ मुसलमानों की हुकूमत है, जहाँ मुसलमान सबसे ज़्यादा है और वही लोग रहते हैं, तो वो अपने हिसाब से, धर्म के हिसाब से वो काम निभाएं। चाहे वो सऊदी अरब हो या जितने भी मिडिल ईस्ट मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसी तरह से अफगानिस्तान भी वही है, पाकिस्तान भी वही कहता है कि हम इस्लामिक जमहूरियत कायम किए हुए हैं, भले दिन किया रूल रेगुलेशन जो भी ब्रिटिश का चल रहा है। हमारा मुल्क उन सब मुल्कों से बहुत अलग है। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ कि हमारा मुल्क एक ऐसा चमन है जिसमें हर तरह के पूरे धर्म, हर मजहब के मानने वाले लोग ज़्यादा है। वहाँ अगर ऐसा होता, उनको भी अपना सेकुलरिज्म को ही लेकर रास्ता लेके चलना पड़ता, और अगर वही लेके चलते तो वो भी खत्म हो गए। और आज काफ़ी पीछे हैं हम लोग से वो सारे देश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसे तो काफ़ी पीछे हैं और काफ़ी कमज़ोर हैं भारत की तुलना में। हाँ, वो देश हमसे पीछे है। सबसे पीछे से ही है। हाँ। कि वो जो है वो अपना एक ही इस पर चला रहे, लेकिन सेकुलरिज्म भी क्या पसंद वो क्या उनके यहाँ चूँकि मेजोरिटी क्या वो 99% वही है, इसलिए वो अपनी हुकूमत वो वही कायम किए हुए हैं। चाहे सऊदी अरब हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, ये जितने हैं वहाँ सब हुई। लेकिन मेरे मुल्क में ऐसा नहीं है कि खाली जो है एक ही धर्म के मानने वाले लोग। यहाँ चूँकि सभी धर्म, यहाँ जैन धर्म भी यही पैदा, बौद्ध धर्म भी यही पैदा हुआ, और इस्लाम भी यही आए, सिख धर्म में यही पैदा हुआ, मुसलमान। तो इस्लाम को भी उसने एब्जॉर्ब किया, सिख धर्म को भी उसने एब्जॉर्ब किया। इसने एक ऐसी नहीं है कि माँ है कि सबों को गले लगा के रखा कि नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि ये देश जो है ऋषि मुनि का देश रहा, और जिसकी वजह से उसने सारे धर्म के लोगों को एक गले से लगा के रखा। अच्छी बातें थी, धर्म के अंदर ऐसी खराब चीज़ें नहीं थी। वो भले समाज में आज खराब लोग आ गए हैं, उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन आज भी जो लोग हैं, एक धार्मिक आदमी कभी ऐसा नहीं होगा कि वो इंजीनियर बनने के बाद जो है वो ऐसा पुल बना देगा, ये कुछ कर देगा जिससे ये, या डॉक्टर हो करके सिर्फ पैसा कमाएगा और मरीज को मार देगा, नहीं समझा। एक धार्मिक आदमी कभी नहीं कर सकता। इसीलिए पहले धार्मिक होना चाहिए उसको, और धार्मिक इसलिए होना चाहिए कि जब वो किसी चीज़ नहीं बने, अगर वो जज भी बने तो वो जस्टिस करेगा साफ और शफाफ कि हाँ भाई जो फैसला है वो हमको करना है, ये कि चाहे जितना भी अमीर आदमी हो, चाहे गरीब आदमी, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको ये फैसला करना है। क्योंकि वो धर्म में जान रहा है कि हमसे ईश्वर पूछेगा, हमसे अल्लाह पूछेगा, हमसे गॉड पूछेगा, हमको उसका जवाब तो है। तो उसकी मानसिकता ही उतना स्ट्रॉन्ग है, तो वो किसी से डरता नहीं है। तो ये ज़रूरी जो आप कह रहे हैं कि उसकी वजह यही हो गई, या मैंने सेकुलर का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया कि उसकी वजह सारे धर्म के लोग यहाँ हैं और सब लोग मिलजुल करके रहते थे। उस ज़माने के टाइम से लेकर अब तक वो आबादी भी उसी बढ़ी। अब आप तो उसको चाहेंगे कि देखो यार वो तो तोड़ के बना दे, तो तोड़ के बनाएंगे तो फिर उसके बाद वो मुश्किल होगा। तो किसी रूल रेगुलेशन आप थोप नहीं सकते। रूल रेगुलेशन वही चलाइए जो यहाँ का संविधान कहता है, वो यहाँ का आपको बना हुआ लोगों ने, हमारे तिब्बकों ने बनाया, वो बेवकूफ़ नहीं, तो वो सोच समझ के बनाया हो। और अगर उसको मान के चलेंगे तो ये देश उन सब लोगों से बहुत आगे निकल जाएगा। ये देश उसकी वजह से भी पीछे है, ये देश सिर्फ इसलिए पीछे है कि इनकी पॉलिसी जो हुई है ये डिवाइड एंड रूल सिर्फ इसलिए कि हम बादशाह बने रहे, हम हमारी हुकूमत रहे, हमारा ये रहे, वो कैसे होगा। उसमें पब्लिक को ये जो है गलत कंसेप्ट दे करके और लोगों को जो है वो निकल दिया, और डेवलपमेंट पर कोई काम नहीं करते हैं कि हमारे मुल्क हमारा कैसे डेवलप करे और सबको साथ लेके चले, सबके विचारों को सारे को वो करके चलते। मेरा मुल्क आज कहाँ से कहाँ रहता इसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते थे। और इसी चीज़ को ये करने के लिए हमारे बाहर के लोग भी जो है नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है मजबूत हो, क्योंकि जहाँ मजबूत हो जाएगा तो फिर ये जो है पूरे दुनिया में समझा नफरत हो जाएगा।
सर डिवाइड एंड रूल से याद आया, अभी मीडिया में सबसे बड़ा टॉपिक जो डिवाइड एंड रूल का काम कर रहा है वो है इसराइल और फ़लस्तीन। तो सर इस पे भी हमारा मुल्क जो है डिवाइड हो चुका है, कोई इसराइल के समर्थन में है, कोई फ़लस्तीन के समर्थन में है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, असल बात तो ये समझना पड़ेगा आप कि इसराइल कैसे आए। हेक्सन के ज़माने में इसराइल को तो इतना उन्होंने मारा कि 95% इसराइल को वो खत्म, सिर्फ 5% छोड़ कर पाए। और वही अपने बयान में कहते हैं कि हमने इसलिए छोड़ दिया कि आने वाली दुनिया ये कहेगी या फिर हमने इसराइल यहूदियों को क्यों मारा। ये एक चीज़ सोचिए कि आप मकान किसी को दे दे रहने के लिए, आप परेशान आ रहे, कोई आदमी आए और मकान दे दे और आप मकान से बात। जी बिल्कुल। तो ये दुनिया का कौन सा इंसाफ था? मैं समझता हूँ कि ये 10 आदमी और बिल्कुल कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी कह देगा कि साहब वही वो जो है जिसने उसको निकाल दिया, उन्होंने तो पढ़ा दिया था। अगर इसराइल अपने वजूद में रहते हुए लोगों से मोहब्बत करके और प्रेम के रास्ते से बढ़ते तभी बढ़ सकते, ऐसी बात नहीं। भाई आपने दिया है, जहाँ तक दिया बता है, जितना आपका है उसका आपका कोई बात नहीं है, हमने आपसे बता दिया। दुनिया का कोई भी, अमेरिका हो, लंदन हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कोई भी रात नहीं देता है, क्यों नहीं इसराइल को जगह देने से? तो मांगा था जगह, वो दे देते नहीं है। उनके पास जगह भी ज़्यादा था, उनके पास जगह भी ज़्यादा था, सब कुछ था, लेकिन जानते थे कि भाई इसको बसाने का मतलब ये है कि ये किसी वक्त भी कुछ कर सकते। क्या कारण है सर कि यहूदी जहाँ भी जाए उन पर अटैक हुआ, सिवाय बॉम्बे के मेरे ख्याल से दुनिया में जहाँ भी गए हैं वो लोग, चाहे वो रोमन एम्पायर हो या फिर अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, शेक्सपियर के सारे पोइट्री में यहूदी को गाली दिया हुआ है। तो क्या कारण है सर, यहूदी हर जगह हमला का शिकार होते हैं, हर जगह वो मार खाते हैं? बस एक ही चीज़ है इनके अंदर जो मैं महसूस करता हूँ, वो ये है कि आप देखिए रहे हैं इसराइल जो है किस तरीके से वहाँ, सभी यहूदी नहीं है, उनमें कुछ यहूदी ऐसे हैं जी जो उससे हट करके भी हैं, जो जी हाँ, यहूदी नहीं बोलूँगा, ज़ायनिस्ट बोलूँगा, जैसे ज़ायनिस्ट जो, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ हाँ जी वो ज़्यादा आज उनके यहूदी लोग जो है भी जो है वो भी इनके खिलाफ बोल रहे हैं हाँ जी। कि आप गलत कर रहे हैं फ़लस्तीन के साथ। भाई आप, वो आदमी कितना गिरा हुआ होता है जब किसी को हम मदद करें और वो मेरे साथ गलत सलूक पेश करें। अगर वो मोहब्बत और आगर के प्यार से चलते तो उनका तो कोई और मुकाम होता, लेकिन नहीं हुआ। और इसीलिए जो है वो आज जंग ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहे हैं। उनके ग्रेटर इसराइल में सारा कंसेप्ट, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, सब आ जाएगा इसराइल के अंदर। समझा? वो लड़ते जितने मिडिल से इंडिया है सब वो कब्जा करें। तो कब्जा के मतलब थोड़ी कि जंग से कर लेंगे, कुछ तो जंग से कर लेंगे, कुछ अपने आइडियोलॉजी से वहाँ चलाएंगे। समझा? जी हाँ। तो उनको ग्रेटर इसराइल का जो कंसेप्ट है वो क्या है, उसमें सऊदी अरब भी जाएगा, ईरान भी जाएगा, इराक भी जाएगा, उसके संबंध में यमन भी जाएंगे, तुर्की भी जाएंगे, सारे आसपास के जितने कंट्री जो है वो सब के सब चले जाएंगे। और ऐसी पेशेंट कोई भी है, कुरान के जरिए जो है बहुत सारे डॉक्टर साहब लोग बहुत बड़े ये है, तो वो इस बात को बयान कर ही रहे हैं। डॉक्टर इसरार अहमद कह रहे हैं कि ये जंग जो है या जो भी जंग अभी है या इसी वक्त कह लीजिए, वो तो कोई वक्त ऐसा नहीं है कि इसराइल जो है उसमें कामयाब हो जाएगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि फिर जी हाँ बिल्कुल, हर शक्ति बढ़ता है और शक्ति का एक पॉइंट आता है। तो कहा कि क्या वजह है कि ये यहूदी ज़ायनिस्ट है। इस तरह से, देखिए इनका फंडा बिल्कुल सीधा साधा है कि ये जो है वो मोदी कारोबार है। ये जितना बैंकिंग सिस्टम है सब इन्हीं का है। जी जितना कंट्री को जो फाइनेंस करते हैं, उनसे पैसा जो हासिल करते हैं सूद पे, ये उन्हीं का है। और शुरू से ये पैसे ही वो अपना गॉड फादर समझ लिखा उसमें। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, उस पैसे से के लिए समझौता कुछ नहीं होता। तो जहाँ जाते हैं वो अपना एक फितना फैलाते हैं, अपना जो है एक तरीके से वो जो ब्रिटिश करते थे डिवाइड एंड रूल, और ब्रिटिश इस तरह से पूरे दुनिया में समझे उसी चीज़ को उन्होंने अपना लिया है। और वो इस तरीके से अपना प्रोडक्शन टू किया। पढ़ाई में तजारत जो होता है, बिजनेस में उसको पैदा कर दिए, उसी को सर्टिफिकेट पैदा दिया जाता है कि वो तजारत करना अच्छा जानता है या उसमें महारत रखता है। वो छोटा इंडस्ट्री बनाता हो, चाहे कुछ करता हो, इसे करता हो। और वही सोचते अपनी शुरुआत हमेशा रखें। जब मदीना में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी यहूदी वहाँ आते थे,
जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन जब इस वहाँ आए प्रॉफिट, वो ज़्यादातर जंगें यहूदियों से भी थी, जी क्योंकि पर्चेस की बात होने लगी। पैसे वाले सब वही थे, जितने गरीब आदमी थे सब इस्लाम में थे, कबूल किया था उन्होंने, क्योंकि वो सप्रेस किए हुए गए थे। तो धीरे धीरे जो है वो जब इस्लाम वहाँ बढ़ा और उसके बाद जो इस्लामिक कानून बन गया, तो उसमें हुआ कि साहब टैक्स देना होगा, तो टैक्स देना हो तो यहूदी दे नहीं रहते, तो हुआ कि जो लोग टैक्स इस्लाम तो नहीं देंगे उनको जो है वो छोड़ देना है इस मुल्क को। जी, मदीना छोड़ दें। सब क्या जी तो उनका बेस ही है पैसा, और आज वो सूदी कारोबार बंद कर दे, खत्म हो जाए। सर इवन मुसलमान से नहीं, इनका क्रिश्चियनों से भी अच्छा संबंध नहीं रहा है। कहा जाता है कि जीसस को भी उन्हीं लोगों ने क्रूसिफाई करवाया था। और रोमन एम्पायर में भी काफ़ी उनका विवाद रहा उनसे। एक बॉलीवुड मूवी बनी थी 1958 में, यहूदी नाम की, दिलीप कुमार के द्वारा। उसमें भी दिखाया गया किस तरह से उनका और रोमन एम्पायर का हमेशा झगड़ा रहा है। तो इनका सर हमेशा नेचर रहा है, चाहे रोमन एम्पायर रहे, हमेशा सिवाय बॉम्बे के, मतलब जो भारत के अलावा, उन पर हमेशा हमला ही हुआ है। तो भारत में सर आप जो बोलते हैं कि भारत ऋषि मुनि का देश है, तो ये भी कारण है कि यहूदी पे यहाँ पर कुछ हमला वगैरह नहीं हुआ, यहाँ पर आके वो भी बस गए, या कोई और कारण आपको लगता है? जो थोड़े बहुत थे। सबको जो मारा तो कुछ लोग तो अचकंती में गए, तो बहुत से लोग यहाँ भी आए हों, जी अब वही कन्वर्ट नहीं हो गए होंगे, जी इसी की जरूरत के अंदर चले गए होंगे। जी लेकिन उनकी जो ये रहे वो साजिशी, वो डीले तो काम करती रहती है ना, वो चाहे किसी चीज़ में चले जाए, लेकिन उनका वो तो बना रहता है उसमें कि हमको किस तरह से जासूसी करनी है, किस तरीके से जो है इसको फोड़ना है, किस तरह से हम आगे बढ़ना है। जी तो ये चीज़ जो चीज़ इस्लाम कहता है कि प्यार मोहब्बत से आए हुए हैं, अभी क्या है कि इन लोगों को खतरा ये है कि इस्लामी फ्रंट जो है, फंडामेंटलिस्ट। जी जी इसीलिए ये लोग पूरे दुनिया में पहले से चाहते हैं वो क्या, क्योंकि वो आ जाएंगे तो फिर इन लोग चलेगा। फंडामेंटलिस्ट से हर किसी को खतरा रहता है, जो भी कट्टरपंथी होते हैं। एडवांस अपना एक्शन देते होते उनको पता है सर, क्योंकि वो भी सब कुछ पढ़े हुए लिखे हुए जानते हैं। तो इस वजह का वो अपना जो है वो अपना नक्शा बना रखा उससे जाते हैं। लेकिन ये कामयाब इसलिए होंगे कि इनके हर चीज़ का जो है अंजाम जो है जो बुरा होता है, जो आखिरी होता है ना, तो फिर हर एक बार जी 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 आखिरी का जितना भी इनको जी जब फिरौन के वक्त जो है मूसा अलैहिस्सलाम थे, तो उनका समय। कामयाब हुआ फिरौन जो है वो डूब गया, मर गया बेचारा। जी हाँ बिल्कुल, साम्राज्य आए साम्राज्य गए। जी हाँ सर। के तौर पर लगता है कि हम बहुत जीत रहे हैं, बहुत कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी उसी को मिलती है जब ऊपर वाला ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जिसको कामयाब बनाता है और जिससे आवाम खुश होती है, इंसानियत नहीं बने, इंसानियत जिंदा रहे, वो कामयाब कहलाता है। सर लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी हमारे देश को इजराइल और फ़लस्तीन से ध्यान हटाना चाहिए और मणिपुर पे ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश का हिस्सा है? और शुरू हो गई है पूरी तरह इंडिया को, हाँ क्योंकि उनकी दोस्ती उनसे है, आपको अमेरिका से, जी और अमेरिका उनका साथ दे रहा है, और उसके बाद इसराइल से भी ताल्लुकात अच्छे हैं। तो मजबूरी में उन्होंने ये बात कही कि मैं उनके साथ हैं। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखा होता है, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उस ज़माने में तो बयान किया, और गांधी जी के वक्तों से जब से हमारे देश के लिए हमेशा ही रहा है कि हम जालिम के साथ नहीं हैं, और ना जी बिल्कुल। तो उसको उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, फ़लस्तीन में जगह जो उसी के खिलाफ आप उसकी ज़मीन छीन रहे हैं या उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हमको उसका साथ नहीं देना है, हम फ़लस्तीन के साथ हमदर्दी रखें। ठीक है, आप मत जाएंगे, तब ये नहीं बोलिए, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि बुन के खिलाफ हमने आखिर में जो विदेश मंत्री। हाँ विदेश मंत्री ने इस बात को रियलाइज किया, उनका माननीय मोदी जी ने भी इसको कहा कि चलो ये सब लोग फिर दवा भेजते हैं, करते हैं, वो करते हैं, मतलब उसको समझ में जो गया, लेकिन उनकी मजबूरी है वो लोग उस वक्त इस्तेमाल करना, और मेरे ख्याल मजबूरी है वो बोले, हम नहीं समझते हैं कि दिल से हाँ चूँकि वो एक नीति होती है, दोस्ती है, दोस्ती निभा रहे हैं, लेकिन हम मतलब देश के लिए जो नहीं है, देशवासी जो लोग हैं वो हमेशा फ़लस्तीन के साथ रहें और आज फिर तब तक रहेंगे, क्योंकि जुल्म जो है उसने नहीं किया है, जुल्म वो कर रहे हैं जिनको हमने दिया, कोई जगह नहीं दिया, आपको दिया, और आप हमारे खिलाफ जो बुरा, और फ़लस्तीन में ज़्यादा कब्जा भी किए हुए हैं वहाँ से।
जी हाँ, बिल्कुल। जनता पार्टी की जो रैली थी 1977 में, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ साफ कहा था कि फ़लस्तीन जो है अरबों की भूमि है और वहाँ से इजरायलियों को खाली करना चाहिए वो भूमि। ये सारे प्रधानमंत्री का इसराइल फ़लस्तीन पे जो स्टैंड रहा है, मैक्सिमम फ़लस्तीन के समर्थन में ही रहा है। लेकिन समय समय पर परिवर्तन होते रहता है और उसी परिवर्तन का नतीजा देख रहे हैं अभी हम लोग। लेकिन सर, बात हो रहा श्री अटल बिहारी वाजपेयी का, तो अब आपके सफ़र का कुछ बात करते हैं, आपके राजनीतिक सफ़र का, आपके शुरुआती दौर के यूनिवर्सिटी लाइफ का। तो सर, पटना यूनिवर्सिटी में आप कब पढ़े, स्टूडेंट यूनियन में कैसे आए, इसका कुछ कहानी बताइए। देखिए, हम 1971 में पटना कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। आर्ट्स में वहाँ हमने एडमिशन लिया और उसी वक्त से हम शुरू ही से ही तो हम सोशल आदमी थे, हर आदमी की मदद करने में। उसमें बहुत सारे ब्लाइंड स्टूडेंट भी थे, उनको मैं हाथ पकड़ कर क्लासेस में ले जाते थे। जिनको ऐसा भी था कि बहुत से लोगों को फीस देने में दिक्कत होती थी, तो मैं उनकी मदद करता था। कभी कभी एग्जामिनेशन में जो है VC ग्रांट दिलवा देते थे ताकि एग्जामिनेशन फीस उनकी माफ़ हो जाए। तो हम ऐसे लोगों की हमेशा वहाँ मदद, उसमें बड़े घराने के भी लोग पढ़ते थे और कुछ ऐसे भी थे जो मतलब मिडिल क्लास के भी थे और कुछ लड़के ऐसे थे जो बिल्कुल बेचारे गरीब भी थे। तो हम ऐसे लोगों की, जब वो मुझसे आके कहते थे तो मैं उनकी मदद करता था। तो उसी ज़माने में एक इलेक्शन जो है हुआ, तो हम भी जो है वहाँ काउंसलर के लिए खड़े हुए और हमको बहुत रोका गया कि नहीं, बड़े लोग जो थे अपने घराने के पॉलिटिशियन लड़के सब जो थे, उन्होंने मना किया कि नहीं आप मतलब किन्हीं का नाम लेना चाहेंगे सर? नहीं, नाम नहीं लेंगे, वो हैं कि नहीं है। लेकिन मैं शर्मा शायद नाम था उनका जी। और हमारा बल्कि नॉमिनेशन भी फाइल करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने छीन लिया। लेकिन हम जो असली नॉमिनेशन था वो हमने जो है लुका के रखा था और वो उनको लेकर फाड़ भी दिया। उनको इत्मीनान हो गया कि हम नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जा कर के उसी वक्त बैठ गए और जाके वहाँ नॉमिनेशन फाइल करने के बाद ही निकले वहाँ से। और इत्तेफाक ये कि मैं जीत गया और वो हार गया। मैं उससे कहता था कि दोस्ती अपनी जगह पर है मेरे भाई, जीत और हार अपनी जगह पर है। अब हम फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, तुम हम तो कान में कहो यार हट जाओ, हम गोल कर रहे थे, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल। ये तो एक चीज़ है जो आदमी अपने मेरिट पर काम करता है। तो हम भी लड़ रहे हैं, तुम भी लड़ रहे हो, मैं तो दुआ करूँ तुम भी जीत जाओ और तुम मेरे लिए दुआ करो कि मैं जीत जाऊँ। लेकिन उसने पता नहीं क्या समझ रखा था, लेकिन मेरी जीत हो गई। तो हम लोगों का एक विंग मैंने जो ग्रुप था उसमें लालू प्रसाद जी थे, समझा, मेन उनके साथ हम रहे। और जितने लोग थे यूनियन में उस ज़माने में, सुशील कुमार मोदी थे जनरल सेक्रेटरी थे, रविशंकर जॉइंट सेक्रेटरी थे, आपके जो है कई लोग ऐसे थे। तो कहने का मतलब है कि अभी भी जो पटना यूनिवर्सिटी ही के लोग जो हैं बिहार में रूल कर रहे हैं। बिल्कुल सर। आप अगर गौर से देखिएगा तो वही यूनियन के लोग जो हैं वो रूल करते हुए आए और वहाँ सीखा उन्होंने। तो बार क्या उसके बाद जो एक हुआ के साथ सारे बच्चों को, लोगों को पढ़ाई अच्छी मिले, हॉस्टल में खाना अच्छा मिले, किताब और कॉपी उनकी प्रोवाइड की जाए और बेचारे जो गरीब हैं उनको जो है रिलैक्सेशन दिया जाए, उसके लिए हुआ के साथ एक एजुकेशन किया जाए जी। पूरे बिहार लेवल पर। तो पूरे बिहार लेवल पर तमाम कॉलेजेस से लोग नुमाइंदा आए और आने का बाद एक डेट फिक्स किया गया, गांधी मैदान में जमा हुए। वहाँ से हम लोग का एजुकेशन चला सेक्रेटरीट की तरफ और उस दिन जो है वो लाठीचार्ज हो गया और मतलब कि आंसू गैस छोड़ा गया। ये घटना कब सर? 74 का घटना ही है? वही छात्र आंदोलन। अच्छा मैदान में आए तो उसी वक्त की बात है। जी सर। आंदोलन से शुरू हुआ। तो अब नतीजा कि बहुत सौ सर फटा, हम लोग भी गिरते पड़ते भागे बचे, बहुत से दोस्तों को हमने बचाया। तो उस वक्त जो है वो जयप्रकाश जी ने जो है अपना बयान दिया कि जुल्म क्या है हुकूमत में, कि निकलते स्टूडेंट्स पर गोलियाँ चलाई और उसके बाद जो है आंसू गैस छोड़ा, उसका लाठी चार्ज किया और ये अच्छी बात नहीं है, ये वो करके उन्होंने जब दिया तो सारे स्टूडेंट जो हैं वो जयप्रकाश जी की तरफ माइल हुए और फिर उन्होंने मीटिंग कर करके उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए तरह तरह की चीज़ें की कि साहब आप लोग अनशन में बैठिए, शाम में बत्ती बुताइए, किसी टाइम में इतना देर तक जो है घंटी बजाइए, ताकि लोगों में स्पिरिट जागता रहे। और इस तरह करते करते जो है लोग जुड़ते गए और होता रहा। और कुछ लड़के जो है वो झोला लटका करके सब यूनिवर्सिटी में घूमते रहे, क्लास वाइज जाते रहे, बात बताते रहे और इस तरह ये आंदोलन इतना बड़ा खड़ा हो गया कि बेगर मतलब बहुत ब्लड शेड नहीं हुआ और जो है वो पूरा देश में ऐसा फैल गया कि इतनी बड़ी बरगद की तरफ जो कांग्रेस की थी वो अचानक गिर गई जब इलेक्शन के बाद। मालूम हुआ कि साहब वो कहीं नहीं है और जेपी आंदोलन के सारे लोग उसमें आ गए
पूरे इंडिया के अंदर फैल चुका था और एक बड़ी कामयाबी हुई। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि बगैर किसी इसके बहुत ज़्यादा खून खराबा के एक बरगद का पेड़ जैसा मजबूत कांग्रेस पार्टी को जो है जयप्रकाश नारायण राज है। लेकिन जब कुछ ही दिनों के बाद ऐसा हुआ कि जयप्रकाश जी की बात नहीं मानी जाने लगी। वो चाहते थे कि जगजीवन बाबू को प्राइम मिनिस्टर बनाते और उन्होंने लिखा भी था, लेकिन वहाँ नहीं बन सके और वहाँ ऊपर में जाकर मोरारजी देसाई को बना दिया लोगों ने, और जिसकी वजह कब जो है उनको लगा गलत हुआ है। चाहते थे कि बिहार के ही आदमी जो है प्राइम मिनिस्टर बने। अब उस वक्त जब ये लग गया है गांधी को के साथ लोग जो है वो फतक के ये सारे असरात ख़त्म हो रहे हैं, तब उन्होंने फिर कोशिश किया और उसके बाद जो है वो फिर कांग्रेस जो है अपने फॉर्म में आ गई। तो ये अप एंड डाउन, लेकिन एक चीज़ मैं बिल्कुल उससे कर सकता हूँ कि अगर इस देश को कोई चला सकता है तो सबों के बस की बात है, क्योंकि कितने लोग प्राइम मिनिस्टर आए और जनता पार्टी बनी, जनता दल बना, सब कुछ बना, और वहीं से समझिए कि दिखाव भी शुरू हो गया, क्योंकि रीजनल पार्टी हो गई। बिहार के अंदर रीजनल पार्टी बन गई, सारे स्टेट में रीजनल पार्टी बनने लगी, तो नेशनल पार्टी जो है कमजोर हुई, और जिसकी वजह से लोग अब बगैर कई पार्टियों के मिले हुए हम इलेक्शन लड़ नहीं रह सकते थे। उस ज़माने में जब वीपी सिंह निकल कर आए कांग्रेस से, तो आपको याद होगा कि उस वक्त बीजेपी भी शामिल थी, जी बिल्कुल, कम्युनिस्ट भी शामिल थे। कांग्रेस भी शामिल थी, और उसके बाद लड़ने के बाद ये कांग्रेस को हटाया और प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन एक वक्त वो भी आया, आपने देखा होगा कि वीपी सिंह का डाउनफॉल हो गया। हाँ बिल्कुल। तो वो मंडल कमीशन जो उन्होंने उसको जो मदद किया उन्होंने, तो आपको जो थे अडवाणी जी वो रथ लेके निकल गए। हाँ। जबकि वो ये कहा करते थे DDC को, मैं मीटिंग से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो वीपी सिंह से मैंने एक सवाल किया था, तो 3 सवाल मैं उस बंद उनसे किया था कि भाई आप कैसे उनके साथ चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब हम कांग्रेस छोड़ा तो हम उस वक्त तक जो है पार्टी बना नहीं सकते थे और हम ग्रास रूट तक पार्टी खड़ा नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि जो लाइट माइंडेड हैं वो हमारे साथ आए हैं और हम लोग मिल करके इलेक्शन लड़ेंगे। तो उस वक्त बीजेपी के भी लोग मेरे पास आए, वो कहा कि अवतार पे लोग आते हैं हमारे यहाँ, हम भी उनके यहाँ जाते हैं ये और हम भी लाइट माइंडेड हैं, तो हमको रखा जाए। तो उन्होंने कहा कि तब ठीक है आप भी आइए, मैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और हम तब उनको दिया। अगर हमें ये पता चल जाता कि वो इस किस्म के हैं तो हम उनसे लाइस नहीं करते, हमारा ही सवाल था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उस वक्त वो ये बात कह रहे थे, और अडवाणी जी ने भी कहा, सुबह ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अब लोग बिल्कुल मिलजुल करके चलाएंगे और कोई हाइड लाइक डायनामिक नहीं है इस बात में। उसके बाद जो है उन्होंने वीपी सिंह ने लिया, लेकिन देखा जब वो बाबरी मस्जिद का मसला आया, वीपी सिंह ने मुझे एक एक बात बताई। मैंने उनसे बड़ी, कब मुलाकात हुआ था सर? ये हमको लगता है 90 वगैरह में छोड़ा हुआ ना वीपी सिंह का जो प्राइम मिनिस्टर हुए उसको। हाँ जी सर, 90 में छोड़ा उन्होंने सर। खुद ही वही तो उनका पीरियड तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहा ना, कि सर वो 1989 से 1990 तक रहता है। तो 10 नवंबर में गई हुआ, उसी नवंबर ही के महीने में जब उन्हें छोड़ा था तो वो कलकत्ता आए थे और वहाँ एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था। उसमें ज्योति बासु भी थे और तमाम लोग थे। मैंने पेपर में देखा कि वीपी सिंह आ रहे हैं, तो मैं उस मैदान में गया, मैं प्रेस गैलरी में बैठा भी, वो देखा क्या कि लालू प्रसाद भी उसमें आए। अच्छा। उसके भाषण उषण हो गया, उसके बाद मशाल उछाल चला होगा और उसके सब लोग अपने अपने जगह पर चले गए। तो हम वहाँ से निकल करके ग्रेट ईस्टर्न होटल में आए, जहाँ वीपी सिंह भी ठहरे हुए थे, लालू जी भी ठहरे हुए थे और लोग भी। तो मैं पहले गया वीपी सिंह के कमरे में, तो मालूम हुआ कि वो आराम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो लालू जी से मिल लेते हैं। उनके कमरे में गए तो वो भी थोड़ा आराम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कुछ देर बैठिए तो मुलाकात करते हैं। मैं जाकर वीपी सिंह के कमरे में बैठ गया। मैं इसमें जहाँ ठहरे न थे, वो अपना आराम कर रहे थे, अब बैठे हुए थे कुछ लोग। तो कुछ देर के बाद देखा कि वीपी सिंह निकले और विजिट्स को या किसी को इंटरव्यू दे रहे थे। पहली बार मैंने जब उनको ये देखा तो देखा कि ये भी बहुत एग्रेसिव आदमी। मैंने अपनी ही बात को सुनने में और मनवाने में और जल्दी किसी की बात नहीं सुनता, वो अपने स्टेज फॉरवर्ड बाद में वो बोलते थे और उसको अटल रहते थे। कुछ ही देर में देखा कि लालू जी जो है उस कमरे में आए और आने के बाद वो मौलिया अंदाज में सलाम किया, समझा झुक कर, और 3 बार 4 बार हाथ को उठाना के तब वो खड़े हुए। तब से मैं वीपी सिंह के बगल में खड़ा हुआ
तो लालू ने ये समझा कि हम वीपी सिंह के साथ हैं, और वो उन्होंने कहा आपसे कहा कि तू कहाँ हो, लिफ्ट से नीचे गए, और लिफ्ट से जाने के बाद वहाँ खाना था, तो वो खड़े होकर के हमसे बात कम कर रहे। और वीके सिंह ना तो वीके सिंह इशारा कर रहे थे, वो बुला रहे थे, तो मैंने लालू से कहा कि देखिए आपको बुला रहा है, हम चाहिए बात कीजिए। और हम उसके बाद आप और मुझसे पूछने लगे कि आप कौन हैं। मैंने कहा कि नहीं मैं तो रहा स्टूडेंट टीम के अंदर रहा, इनसे अच्छे ताल्लुक खाते हैं, तो इसलिए पूछ रहे थे। तो कहा फिर हम लोग कमरे में गए, तो उन्होंने पूछा, बहुत सारी बातें बताई। तो हमने कहा कि आपका नाम तो नहीं हुआ था, लेकिन आप चूँकि इतने पॉपुलर हो गए थे कि आप जो है वो अडवाणी को जो अरेस्ट किया, उससे दुनिया देखना चाहते थे कि कौन ऐसा जो है वो ताकतवर आदमी है जिसने अडवाणी को अरेस्ट किया, और जिसमें से इतने पॉपुलर हो गए कि आज जो है वो बंगाल में भी वो आपको देखने के लिए आ गए। और ये आपकी वजह से एक बड़ी कामयाबी नहीं। तो बोले कि हाँ हाँ हम देखा, प्रसाद उछाल जला रहे थे, ये थे, तो ये था। और ठीक इसी को मैंने जब उसके बाद लालू जी जाने लगे, तो उनसे कहा कि वीपी सिंह गए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, तो मेरी बात कर देना, हम बिहार भी मिलेंगे, वहाँ से हम लोग साथ जाएंगे बोली। तो जैसे ही उनको हमने छोड़ा, उतने में वो आ गए। तो उनसे कुछ जब हमने सवाल किया, तो सारी बात वो इतने अच्छे से बताई। तो उन्होंने कहा कि मैंने ही लालू जी को बताया था कि जब सारा प्रेस हो जाए 12 बजे के बाद, तो आप अडवाणी जी को अरेस्ट कीजिएगा। ये बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है दोस्तों कि तारा प्रेस जब हो जाएगा तो बात को फैलने में टाइम लगेगा, उस वक्त तक आप कंट्रोल कर लीजिएगा। हमको लगता है कि वीपी सिंह ये जो नहीं चाहते थे कि मुलायम सिंह इस क्रेडिट को ले जाए, जी और उनके दरमियान में कुछ था नहीं। जी तो लालू जी जो है वो जीरो हो गए, और पूरे दुनिया में विश्व हो गया शायद इस बात को लेकर। तो ये वीपी सिंह की लहर रही इनके साथ। जी सर, शुरुआती लाइफ का बात करते हैं आपका, जो आप 71 में काउंसलर बने, तो सर उस वक्त स्टूडेंट यूनियन जैसे NSUI है, विद्यार्थी परिषद है, तो आप किसी छात्र परिषद जुड़े हुए थे, किसी पार्टी से जुड़े हुए थे, या फिर इंडिपेंडेंट? पार्टी से तो मैं नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन हाँ कांग्रेस की तरफ हमारी जो उसके बाद से सिंपैथी थी, जी यानी आंदोलन के बाद जो खत्म हो गया, जी। सारे बिखर गए, तो कांग्रेस के साथ हमारी सिंपैथी रही। और कांग्रेस में चूँकि हम तो जर्नलिज्म के लाइन में थे, लिखना पढ़ना था, तो सबों से मुलाकात होती थी। उस वक्त स्वामी हरिजन बिहार में ऐसे थे जिनका सारे लोग पैर छूते थे, उसमें वाली शायरी उनकी इज्जत करते थे। कौन थे सर ये स्वामी? ये राजा बाजार में एक मठ है उनका, वो क्या कहते हैं, स्कूल भी है उसमें, जी विद्यापीठ का। जी अब तो शायद है कि नहीं हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं आखिरी वक्त में गया था, तो वो बिल्कुल पहचान नहीं पाते थे, जो है लॉस हो चुका था मेमोरी को। लेकिन हमने उनको उठा के उठाया अभी, वो बहुत हमको मानते थे। और उनके यहाँ में हम बड़े बड़े लोगों को देखा, उस ज़माने में केदार पांडे को चीफ मिनिस्टर बनाया हूँ मैं अपनी, एलन मिश्रा तो उनको एंटी करप्शन का चेयरमैन तक बना दिया था, और रेलवे के अंदर बहुत सारी चीज़ें उनको मिली हुई थी। तो वो एक हस्ती थे जो सही मानों में ये करते थे। तो उस हालत में ये था कि हमारे लगाव नहीं रहो ना, और पॉलिटिकल तमाम। आपका सर ललित नारायण मिश्रा से भी पहचान था, तो उनके डेथ को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी होता है, तो सर उस पर कुछ आपको क्या लगता है सर, कि अभी भी उसका कुछ राज खुला नहीं है? आपको क्या लगता है किन लोगों के इनके पीछे हाथ था कुछ? दिखने ज़्यादा तो नहीं फजूल बात है, लेकिन ये बात तो सही है कि एलन मिश्रा कभी इलेक्शन नहीं लड़े थे। जी उस ज़माने में एक केस चल रहा था पार्लियामेंट में, फॉरेन ट्रेड मिनिस्ट्री का है, जी और वो इतना उलझ गया था कि हम तो बहुत मुश्किल हो चुका था। अब केस इसमें कौन कैसे क्या हुआ, लेकिन वो दरभंगा में उनके साथ हादसा हो गया है, और वो ट्रेन से उनको दानापुर हॉस्पिटल में लाया गया, बहुत लंबा सफ़र था। लोग तो जीवित नहीं रह सके। एलन मिश्रा अगर होते तो हमको लगता है कि बिहार का नक्शा ही छोड़ होता। वो जब चलते थे और कितने लोगों का चूल्हा बंद हो गया, वो बहुत लोगों की मदद करते थे एलन मिश्रा जो है, और उन्हीं की वजह कब ये जगन्नाथ मिश्रा को वो मुख्यमंत्री बनाए गए। तो इसमें दो राय नहीं है कि एलन मिश्रा बहुत पावरफुल मिनिस्टर थे सेंटर में, और बिहार में उनका एक बहुत बड़ा पकड़। जी इंदिरा गांधी को उनको बहुत करीब रखती थी अपने।
उसकी वजह का हम भी उनके साथ जो करीब हुए वो हम स्वामी हरिनारायण जी की वजह से करीब हुए और मुझे बेटे की तरह मानते थे और हमें बहुत कुछ उन्होंने ऑफर भी किया, लेकिन उस वक्त हमारी पढ़ाई चल रही थी। वो मेरे फादर नहीं चाहते थे कि हम ज़्यादा सियासत में कूदें। तो सर शुरुआती कॉलेज लाइफ में सर आपका जो अभी लीडर है उनसे संबंध कैसा था और उनसे जुड़ा कुछ याद है सर, जैसे लालू यादव, सुशील मोदी, नीतीश कुमार जी से? मुलाकात तो हमेशा रहती है। इसी जब मुख्यमंत्री भी हुए तो हमसे कलकत्ता में मुलाकात हुई। लालू जी को 2 टर्म हम लोगों ने अपने कम्बिनेशन में जिताया। मुसलमानों का वोट चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कहीं भी थे वो हम दिलवाते थे उनको, और भी वोट कम्बिनेशन से मिलता था। उसमें नीतीश जी भी कॉपरेट करते थे अपने यहाँ से वोटों का दिलवाने में, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बहुत मदद किया। और लालू जी 2 बार प्रेसिडेंट हुए, लेकिन उनमें सबसे बड़ा जो आगे मानने का लालू जी को हुआ, उसमें एक आदमी का नाम बगैर लिए हुए वो मुकम्मल नहीं होता है, वो है डॉक्टर व्यंजन प्रसाद। अच्छा। डॉक्टर व्यंजन प्रसाद यादव उस वक्त जो है वो साइंस कॉलेज में हुआ करते थे। वो क्या हुआ करते थे? छात्र नेता? वहाँ प्रोफेसर रहे। अच्छा। और डॉक्टर व्यंजन प्रसाद यादव ने लालू जी को बढ़ाने में बड़ी मदद की, ये क्योंकि वो इलेक्शन के वक्त में बाद में हार गए तो वो पटना यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहे थे, तो उनका कम्बिनेशन नहीं था और अपर कास्ट के लोगों ने उनको हरा दिया। तो बाद में फिर वही कम्बिनेशन बनाया इन्होंने, रणजीत यादव ने, और बना करके वो सारी चीज़ें वोटी हुई तो 2 टर्म वो जीते, और जीतने के बाद वही से लालू जी आ गए। इसलिए यही वजह है कि लालू जी ने भी जो है रणजीत यादव का साथ निभाए इस तरीके से कि उनको किंग मेकर ही कहते रहे डॉक्टर रणजीत प्रसाद यादव को। और उस वक्त जो पहला 5 साल का दौर गुजरा है वो बहुत ही कामयाब दौर रहा है। इसलिए एक रेवोल्यूशन, सच पूछिए तो बिहार के अंदर एक रेवोल्यूशन था कि नीचे तबके के लोग वो सर उठा करके बात नहीं कर पाते, नीचे तबके के लोग थाने में जाकर अपनी बातें नहीं कह पाते थे। तो ये सामाजिक रेवोल्यूशन जो था वो उसी दौर में आए, और एक बहुत बड़ा, चूँकि यहाँ जितने थे वो सब अपर कास्ट के लोगों का ये था, वर्चस्व था। तो उन्हीं की हुकूमत रही थी, श्री बाबू से लेकर चले आई यहाँ तक। तो ये लोग बेचारे क्या जानते फिर क्या होती है सियासत और क्या होता है ये। लेकिन एक वक्त आता है जब कोई ऐसा मौका मिलता है, ईश्वर जो है उसको खड़ा कर देता है किसी को। तो ये वही मौका मिला कि जेपी आंदोलन के बाद इन लोगों को ये बात समझ में आई और इन लोग जो है उसमें जो लगे। एक समझिए कि सारा वक्त उनका रिवोल्यूशन ही गिरा। मतलब सर इसका मतलब जो लालू जी का कॉलेज में पॉलिटिक्स में जो कॉम्बिनेशन था, जो वोट बैंक था, बाद में राजनीति में उनका वही वोट बैंक रहा। राजनीति में भी ये वोट बैंक इसीलिए बना जी जो कामयाब थे, तो इसके पीछे डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव का दिमाग। जी तो क्या हाथ के पीछे कोई ना कोई एक जो है वो थिंक टैंक हुआ करता जी है, इसमें 2 राजनीति के थिंक टैंक हैं, और एक यह है रियात में है डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव जीवित है, और उनको समझिए कि अभी भी उनकी सोच पे भी जो है बड़ी ज़बरदस्त होती। भले कोई माने या नहीं माने, क्योंकि मैं तो देखा उन्हें पे। तो लालू जी को बढ़ाने में बनाने में उन्होंने बड़ी मेहनत की, शादी तक कराने में भी उनका बहुत बड़ी भूमिका रहा है। इसलिए दोनों है बुलाए रह सकता है, ठीक है। पॉलिटिक्स में अनबन तो होता ही रहता है, जी फिर अभी दोस्त हो गए, बीच में ये था, लेकिन ये सब चलता रहता है। अब चूँकि उनके अंदर ये है कि अब उम्र का भी एक लिहाज है और कोई बात नहीं, चूँकि सीनियर मोस्ट है डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव जी सबसे सीनियर मोस्ट आदमी। तो मैं यही बता रहा था कि लालू जी में बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने सारा खेल जो है बंदोबस्ती के इसमें उन्होंने पूरी हुकूमत कर दी, और बहुत अच्छे से किया, कोई दुआएं नहीं है। अगर कोई दूसरा आदमी उसको नहीं काट सकता, नहीं चला सकता था, वो हुकूमत नहीं कर सकता था। लेकिन लालू यादव ने वो नाव जो है जिस पर बैठे थे उसको अच्छे से खेप करके उस पान लगा दिया, और अभी तक जो सियासत हो रही है, अभी बयान में चल रही है, वो सब दबे कुचले समाज के लोगों की सियासत है। और इन सब लोगों को जो जुड़ा है, जो उनके नज़रियात थे, जो और लोगों के थे, सब मिल मिला करके अभी तक वही सियासत चल रही है। और यही वजह है कि उसके बाद में भी मुख्यमंत्री बने तो हमारे नीतीश जी बने, और मैं तो कहूँगा कि नीतीश जी से बड़ा कोई सियासतदान नहीं। जब उनको देखा जाए, उनके रिजिम की बात की जाए, और नीतीश कुमार इस वक्त के सबसे बड़े सियासतदान पॉलिटिशियन हैं, और समझिए कि उन्होंने 25 साल अपना टर्म पूरा कर रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है, जिसको अभी जो
जनगणना कहते हैं अपना, जो उनका आता है तो 3% को वोट पाएंगे, इनका जो है वोट बैंक है जी। 6% माने तो ये कहते होंगे आकर के 9% है। तो ये मामूली बात नहीं है कि एक आदमी 25 साल तक राज कर जाए। इसके मतलब ये है कि सियासत को उन्होंने समझा और सियासत के तौर पर जो काम किया, सिर्फ काम ही नहीं, बहुत इतना बड़ा बड़ा डेवलपमेंट का काम कर दिया बिहार में, न इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, न हमको लगता है कि इसके बाद कोई करवाए। जो विजडम इनके अंदर है काम करने का, रोड इतनी अच्छी सब बना दी है कि जहाँ चले जाइए साफ सुथरी रोड है, हर गरीब आदमी सब चल सकता है पूरे पटना। अगर पटना में ये डेवलपमेंट नहीं होता तो हमको लगता है कि पटना शहर लोग छोड़ के भागा, जो अभी आसानी से ये कर रहे हैं। तो ये इतना नीट एंड क्लीन और इतना जो बड़ा हुआ है, तो नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, हर क्षेत्र में काम किया। इसमें हम गिनाना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री न पहले हुआ था, न अब होगा, न इसके बाद होगा। जी बिल्कुल। इसमें विजडम है और वो सियासत को जानते हैं कि सियासत कैसे की जाती है। ये बात कर रहा है कि कभी वो बीजेपी में चले जाते हैं, कभी आरजेडी में चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि सियासत का मतलब ही होता है कि हम अपने स्टेट में कैसे फ़ायदा पहुँचाएं, कैसे जनता की भलाई कर सके। हमें जितना भी मौका मिलेगा हाथ मिलाएं, लेकिन उसकी नीति को उन्होंने नहीं अपनाया। बीजेपी के साथ गए, लेकिन जो उनका लॉ एंड ऑर्डर था, जो उनका जो था कमिटमेंट था बीजेपी से, उसको उन्होंने पूरा कभी भी कॉमन राइट्स नहीं होने दिए था। कहीं पर हुआ तो फ़ौरन उसको जो है साफ तरीके से जजमेंट के तौर पर जो उन्होंने किया, जी बिल्कुल सर। किया। क्योंकि जाने किसी की भी जाए, चाहे इधर कम मरे या उधर मरे, जान जान होती है। तो उन्होंने इंसानियत का जो है वो बहुत बड़ा ख्याल रखा इस मामले में। तो ये बहुत बड़ी बात है और उसी वजह से बिहार थोड़ा तरक्की नहीं किया। अभी भी बहुत सारे ज़्यादा मानेंगे, कुछ लोग होते हैं जो कॉमन फोर्सेस को उजागर करना चाहते हैं सिर्फ अपने ज़ाती फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, और कोई मकसद नहीं उनका। वो खुद भी जानते हैं कि हम ये गलत कर रहे हैं, लेकिन हमको गद्दी प्यारी है या हमको कुछ चीज़ें प्यारी है या कुछ चीज़ें हाथ लग जाएंगी, उस लालच में वही काम करता है। बाद में उसका जमीर खुद उसको जो है वो इंटरवेनी कहता है कि साहब तुम ये गलत काम कर रहे हो। तो इस मामले में तो मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार ने बहुत हद तक अपने कमिटमेंट को मजबूती के साथ पूरा किया है, जो कि किसी और चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया। सर लास्ट सवाल है आपका। लालू जी का बात हो गया, नीतीश जी का बात हो गया, लेकिन बिहार में मुसलमान की राजनीति में एक वैक्यूम आ चुका है। शहाबुद्दीन साहब नहीं रहे, अब्दुल बारी सिद्दीकी थोड़ा इनएक्टिव हो चुके हैं। इसका फ़ायदा कुछ नए फोर्सेस उठा रहे हैं, कुछ हैदराबाद की फोर्सेस उठा रहे हैं। तो मुस्लिम की राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी और किसके साथ रहेगी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुस्लिम राजनीति पहले भी कोई मजबूत नहीं थी, कांग्रेस के वक्त में थी। उसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे और लोग थे, तो वो लोग तक कोई भी पार्टी नुमाइंदगी देती है, जहाँ आपको यादव को नुमाइंदगी देती है वहाँ मुसलमान को। तो मुसलमान को यदि कहा गया कि आप काम मत कीजिए, वो काम नहीं करते हैं, वो चमचागिरी में लगे रहते हैं। और नतीजा क्या होता है कि उसके समाज को नुकसान पहुँचता है और उसकी बदनामी मुख्यमंत्री के सर पर। आज नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, लेकिन उनको वोट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए कि जो लोग उनके इर्द गिर्द है वो इस लायक ही नहीं है तो वो जा करके लोगों को समझा सके या उनकी बातों को उनके तक बता सके, ताकि मुसलमान भी वोट। पिछली बार मुसलमान का वोट नहीं आया उनको, उनका एक एमएलए भी नहीं जीता। ये बहुत शर्म की बात है, अफसोसनाक बात है। मैं तो कहता हूँ कि इससे ज़्यादा ढकनी भर पानी में डूब मरने की बात है मुसलमान। लेकिन इसमें मुसलमानों से ज़्यादा उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं नीतीश जी के पास, वो उनका कोई वोट बैंक है ही नहीं है और सारा काम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो वो जो कर रहे हैं तो वो जा कर के पब्लिक में कह नहीं पा रहे और पब्लिक उन पर एतबार नहीं करती है। अगर वो प्राण भी हाथ में लेके चले जाएंगे तो उस आदमी की वजह पर वो नीतीश जी को मानते ही बात सही है। अब उसमें क्या है कि थोड़ी जो बात समझाने की है कि भाई नीतीश जी मान बीजेपी में चले, तो भाई नीतीश जी चले गए तो बीजेपी के नहीं रहोगे। उन्होंने तो कुछ जो है उनसे समझौता करने के बाद क्या उन्होंने क्या गलत किया नहीं किया, इसको एनालिसिस करना है। उन्होंने जिस चीज़ के लिए कमिटमेंट किया उसको पूरा किया, बीजेपी को नहीं चलने दिया। असेंबली के अंदर भी बोले, तमाम जगहों पर उन्होंने कंडेम किया बीजेपी को। इसमें अब तो नहीं, बिल्कुल CAA NRC के खिलाफ रेजोल्यूशन भी आया। तो जितनी भी चीज़ें, बहुत सी चीज़ों पर जब सेक्टर में भी हुआ तो कहीं पर उन्होंने मुनासिब चौधरी कहा तो क्या करना है उसको हमने सपोर्ट भी किया। जहाँ पर सोचा कि इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, चुपी रहने में फायदा है, वो भी किया। तो कहने का सियासत तो सियासत से तो क्या हम कीजिएगा, सपना खेल रहा है तो आप खेलिएगा उसी हिसाब से कि जिसमें आप जीत सकिए। आपको सियासत के चश्मे को लगा के देखना हो। ये सोचिएगा कि आदमी
चश्मा लगा लें, उस वक्त हम जो है वो दूसरा चश्मा लगा लें, नहीं होगा। वो पॉलिटिशियन है तो है पॉलिटिशियन, और बाकी पॉलिटिशियन है कि उन्होंने ये चीज़ करके दिखाया कि हम जिन हालात में भी होगा हम इस काम को करेंगे। तो क्या उन्होंने, तो नीतीश जी के पास जो लोग हैं वो अच्छे लोग नहीं है, इसीलिए जो वैसी वगैरह चल पा रहे हैं, वरना ऐसे भी कोई बड़े लीडर नहीं है जी। भाई। उन्होंने हैदराबाद में कायम किया है, अब उनको एक मौका मिल जाए कि पूरे इंडिया में बात को, क्यों, इसका मौका ये कि हम उनको मौका दे रहे हैं। अगर सब लोग मुसलमानों को अपना लीडर बनाने की कोशिश करें, उसके कामों को पूरा करें, वो कमज़ोर लोगों पर अपने पास उसे इसलिए लगता है कि ताकि वो आवाज़ नहीं उठाए, तो ये कीजिएगा तो आप वो नहीं होगा, आप भी कमज़ोर हो जाइएगा, आपकी पार्टी भी कमज़ोर हो जाएगी। तो ये नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि मजबूत होकर क्या करेगा। दो आदमी अगर मजबूत है तो वो जाकर काम करेगा। तो सोचने को खाली उलट दीजिए तो सब चीज़ मजबूत हो जाएगी। और नहीं भी लड़ सकते हैं तो सोचिएगा कि साहब ऐसी रख दो, नाम के लिए दूध है पड़े हुए हैं। अब ये बारिश हुई का नाम है, क्या मजा रही है, ये कुछ कर पाएंगे? लालू जी के खिलाफ क्या करके बोल सकते हैं? तो कुछ चुनाव भी हार गया वो तो। और खूब देखिए उन्होंने चुनाव भी हार गए, और जा करके ये जिनका नाम ले रहे शहाबुद्दीन साहब का, या आप नाम ले रहे तस्लीमुद्दीन साहब को छोड़ दिया नाम। जी, तस्लीमुद्दीन साहब ये लोग तो एक मजबूत किस्म के लोग थे, अपने क्षेत्र के। अपने क्षेत्र के अपने आप में मजबूती थी, अपना दिलेर थे, बहादुर थे। जिस तरह से होता है कि पूरे दीवार में नाम हो जाता है कि ये आदमी जो है बहुत मजबूत है, बहुत ये, उसकी वजह से वो सियासत में थे। वो जनता तो उनके पीछे मुसलमान नहीं भाग रही थी। मुसलमान तो कभी भी किसी के पीछे उस वक्त, हाँ पहले लीडरशिप थी, और नए लोगों ने लीडरशिप पर काम भी नहीं किया कि चलो भाई पूरे बिहार में घूम करके मुसलमानों को यूनाइट करें किसी पार्टी के लिए, ये भी काम नहीं किया। वो उस पार्टी में रहे, उस पार्टी में उनका वर्चस्व था, और वो चीज़ें मजबूत थी। वो इस तरह मजबूत थे कि पूरा इलाका जो है उनको उनसे जो है वो ये था। तो चाहे तस्लीमुद्दीन साहब हो, चाहे शहाबुद्दीन साहब हो, उन्होंने अपना दिखाया, उन्होंने जो करना था अपना किया। अली अशरफ फातिमी हो, या अली अशरफ फातमी जो है, उनको तो जो भी मिला वो तो वहाँ के अलीगढ़ के थे, प्रोडक्ट थे। सवाल है कि वहाँ से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था, और शुरू से सियासत में छुआ। वहाँ यूनियन में गए, हम लोग जाते थे। अली अशरफ फातमी चुके हैं, उनके साथ में मैट्रिक में पास किया था हम लोग एक साथ मुस्लिम स्कूल दरभंगा से। तो अली अशरफ फातमी साहब जो हैं, उसी वजह से वहाँ यूनियन में उनका इलेक्शन जो होता था हम जाते थे, और बहुत अच्छे लगाव हैं, वहाँ दोस्त भी रहे। और वो हुए तो वो अपने बंधुते पर हुए, अपने सलाहियत पर हुए। लेकिन जो इन दोनों का नाम ले रहे हैं आप, तस्लीमुद्दीन हो चाहे शहाबुद्दीन साहब हो या कोई हो, तो ये लोग लीडर नहीं थे मुसलमान। ये तो अपनी बहादुरी की वजह कर, अपने इनके जवार में इलाके में इनका नाम होने की वजह कर जो है पार्टियाँ उनको रखती थी ताकि मेरे वोट बैंक बढ़ सकें, वोट दिलवा सकें। पहले तो ये लोग वोट दिलवाने का काम करते, बाद में खुद जो है वो खड़े हो गए, तो खुद वोट उनको मिल रहा। ये तो पहले कोई सिस्टम था ही, तो इसमें मुसलमानों का लीडर नहीं कहा जा सकता है। तो सर आप मुसलमानों की राजनीति का भविष्य कैसे देख रहे हैं, और इसी के साथ आप मैसेज दे दीजिए। तो देख रहा हूँ कि अभी तक दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ जाए। ओवैसी साहब हैं, तो ओवैसी साहब यूँ समझे कि अंधेरे में वो टटोर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहा है। तो उनके उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो जो कर रहे हैं या तो कहीं ना कहीं से गाइडेड है, क्योंकि दो वजह से मैं उनको ये समझता हूँ। एक तो ये कि वो जो सभी को गाली देते हैं और सिर्फ अपने आप को कहते हैं कि हम ही ठीक है, तो अकेले चला क्या भाग पड़ेगा। जी। उनके चार एमएलए जीते और चारों भाग गए, आप सोच सकते हैं। तो मेरा कहना है कि ठीक है, वो एक अच्छे बैरिस्टर हैं, अच्छे ऑरेटर हैं, एक अच्छी समझबूझ रखते हैं, वो लीडर के लायक हैं मुसलमानों के, लेकिन वो अपनी लीडरशिप खुद अपनी वजह से खो रहे हैं। वो इसलिए खो रहे हैं कि लोग चाहे गलत फहमी में कहें, चाहे जिस चीज़ में कहें, उनको कहा जाता है कि ये बीजेपी की बी टीम है। हालांकि वो बी टीम नहीं है, मैं भी समझ रहा हूँ कि बी टीम नहीं है, लेकिन गलत फहमी से या अपने किसी तो सकनार की वजह कर, या हुकूमत कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह कर वो बी टीम गिने जा रहे हैं। अगर वो स्टेट फॉरवर्ड अपना रहते कि भाई चलो ठीक है उसको कर रहे हैं, तो कांग्रेस को कम से कम आप चलाते कि भाई चलिए कांग्रेस ने जो गलत किया सो गलत किया, अब कांग्रेस के साथ भी मिलकर हम काम कर सकते हैं। तो ना यहाँ के किसी तंजीम से मिलते हैं, या नहीं तो किसी जगह इलेक्शन लड़ते हैं, वहाँ की बड़ी बड़ी तंजीमें हैं मुसलमानों की, उससे मिल के कहें कि भाई हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप लोग आइए हमारी मदद कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करता हो। तो नहीं करने की वजह के पीछे ये है
कि उनका पिछला कुछ अपना मकसद है और उस मकसद में ये सोच रहे हैं किसी बार में हमको जो है मेरी पार्टी ऑल इंडिया पार्टी हो जाएगी और उनको शख्सियत मिलेगी, तो उससे लीडरशिप डेवलप करने के लिए आपको न्यूट्रल होकर चलना पड़ेगा और किसी न किसी नेशनल पार्टी से आपको मदद लेनी होगी। तो आप कह रहे हैं हम तो बीजेपी के साथ भी नहीं है, आप कह रहे हैं कांग्रेस के साथ भी नहीं है, हम फलां के साथ भी नहीं है, तो ये जो नहीं है तो ये तो साफ इंडिकेट करता है कि आप इसके मतलब है कि आपका खुद ही जो है वो थिंकिंग जो है साफ नहीं है इस मामले में। तो इसीलिए इनको लोग कह देता है बीजेपी की नहीं है, गलत फहमी की। जी सर, आखिरी सवाल आपसे, 24 में क्या होगा? 24 में इंडिया या एनडीए, आपको क्या लगता है? आप पत्रकार रह चुके हैं। देखिए, मेरा जहाँ तक अपना जाति ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस में राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी ने जोड़ने का काम किया है इस वक्त बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है जनता के अंदर में। ये फीलिंग बढ़ती जा रही थी, हिंदू मुस्लिम धर्म का नाम लेकर के, कुछ और चीज़ों का नाम लेकर के मॉब लिंचिंग हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, जिसकी वजह से ये डर लगा हुआ था कि कहीं ऐसा ही जो शोला है, जो चिंगारी उसके अंदर दबी हुई है, कहीं ये बढ़ गई तो हमारे देश का हाल बहुत बुरा होता है। ये सोचना कि भाई सिर्फ मुसलमान को हम हरा देंगे या कर देंगे, तो जब रफ्ता है तो दोनों तरफ से जाने जा रही है, वहाँ जा रही है। क्या किसी का घर जल रहा है तो उसको छोड़ दीजिएगा, नहीं बुझा दीजिएगा, तो आस पास के भी घर जल जाने, उसमें कोई नहीं देखेगा कि ये किस धर्म के लोग मानने वाले हैं और किस मजहब के मानने वाले हैं, सबका घर जलने लगेगा। तो जब जद में आएगा तो उस वक्त तो कुछ नहीं देखा। तो ये चीज़ें जो हैं अभी जोड़ने का काम बहुत ज़रूरी था, जिसको राहुल गांधी ने कम से कम पार्टने का काम किया, इस वक्त लुआई नहीं है। और बहुत हद तक लोग की बातों को इसलिए समझ रहे हैं कि छूटे रोजगार के ऊपर या बहुत सारी चीज़ें जो पब्लिक से कंसर्निंग नौजवानों के तमाम चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों पर अभी कोई डेवलपमेंट ऐसा नहीं हुआ है जिससे इतना पढ़ने लिखने के बाद कोई रोजगार नौकरी मिल सके हम लोगों को और उनके घर वाले को सहूलत मिल सके। ये सब नहीं होने की वजह से लोगों को हम ये लग रहा है कि नहीं, राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो सही करें, क्योंकि बहुत दिन तक हर चीज़ को आप नहीं चला सकते हैं एक सिख के तौर। तो हमको लगता है कि राहुल गांधी का दिन लौट हुआ है। जी हाँ, कांग्रेस भले प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो अब लौट रही है अपनी तरफ और आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है वो काम करेगी। और हमको लगता है ये जो बात उन्होंने कह दी है कि जो रिजर्वेशन से कंसर्निंग राहुल गांधी ने, उससे तो अब उनका सारा वोट जो बैंक है वो बन जाएगा आराम से। और उन्होंने कहा कि जब मेरी सरकार आएगी तो हम उसको पावर दी साथ करेंगे। तो ये बहुत बड़ा उनका मतलब ये है कंट्रीब्यूशन है इस मामले में कि वो, हालांकि वो खतरा भी है क्योंकि वीपी सिंह ने मंडल कमीशन किया तो वीपी सिंह को जिंदगी भर के लिए हाथ धोना पड़ा। करने वाला तो फिर वो अपनी का स्टार भी था, लेकिन कर तो दिया उसने जी। लेकिन अब जो दूसरा सबसे बड़ा कोई बादशाह या कोई बड़ा आदमी अगर बोला है तो वो राहुल गांधी है, जो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपके यहाँ जो लोग हैं वो सब अपनी कास्ट के हैं, लोअर कास्ट के बहुत कम लोग हैं, और अगर हमारा यह तो जिससे जनगणना नाम कराएंगे। और साथ साथ ये है कि हम उन लोगों को पहली फुर्सत में हम सारी चीज़ें देंगे। और बात भी है कि बेस होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी कास्ट का हो। हमको जो कमज़ोर है पैसे से या किसी चीज़ से नहीं, उसको उठाने में न ऊपर वाले को नीचे से नफरत होनी चाहिए और नीचे वाले को मैं ये कहूँगा कि उनको भी ऊपर वाले से नफरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जब बराबर तरक्की करेंगे तभी हमारा सब कुछ तरक्की होगा। नहीं तो उस खेत के अंदर जो है अगर आप तंगियों हाथ डालेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि नफरत से दुनिया के अंदर ज़्यादा गया कि नफरत से कोई तरक्की नहीं होंगी। ठीक, इसलिए इसके ऊपर तम होना चाहिए। और हम समझते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी इस बात को समझ रहे हैं, और चाहे देर से समझ में आए चाहे पहले समझ में आए, वो समझ रहे हैं। भले उनके आसपास के लोग नहीं समझ रहे हैं, शायद उनका अपना ज़ाती फ़ायदा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस बात को समझते हैं और उसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरह से खाई को पाएंगे। जी, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिए सर ने। नफ़रत से नहीं, कॉपरेशन करना चाहिए, चाहे वो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, सबको आपस में भाईचारा रखना चाहिए, कॉपरेशन करना चाहिए, इसी से देश को आगे ले जाना चाहिए। और इसी के साथ हम आपके शो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद सर आने के लिए हमारे शो में।